आज हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर कक्षा 9। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, ए दिया हुआ है कि जांच प्रयोगशाला में हो सकती है। बी ऑप्शन है सत्य है लेकिन इसकी जांच नहीं हो सकती। सी केवल पृथ्वी पर के लिए ही सही है और डी केवल ब्रह्मांड में सही है। तो इसका उत्तर होगा ए, इसकी जांच प्रयोगशाला में हो सकती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, इसकी जांच हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई 2 पिंड दिए गए हैं। ये है पहला पिंड और ये क्या दिया हुआ है, दूसरा पिंड दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो पहले पिंड का द्रव्यमान कितना है m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना है m2 है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है बच्चों, d दी हुई है। और ये दूरी कहाँ से ली है, पहले पिंड का ये जो पॉइंट है केंद्र है और दूसरे जो ये पिंड है इसका केंद्र ये है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से इनकी दूरी नापी गई है, यहाँ से इसकी दूरी d है। ठीक है बच्चों, जब भी हम कोई दूरी लेते हैं तो पिंड के जो केंद्र होता है, मध्य बिंदु होता है, वहाँ से उसकी दूरी को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी दूरी d है। इसका मास कितना है, यानी कि इसका द्रव्यमान, पहले पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 दिया हुआ है। इनके बीच की दूरी d दी हुई है। तो इनके द्वारा लगने वाला बल, ये जो बल है इसको हम क्या बोलते हैं, आकर्षण बल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आकर्षण बल बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम, अगर गुरुत्वाकर्षण बल है तो बल को हम किससे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं ना। इसका मात्रक क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, ये किसके होता है, ये जो पहले पिंड का द्रव्यमान है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, दोनों का गुणनफल बटा भागा आ जाता है और दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसका हम स्क्वायर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको लेते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, ये वाला फार्मूला। ठीक है बच्चों, ये हो गया बल, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, m1 गुना m2। m1 क्या हो गया, पहले पिंड का द्रव्यमान और m2 हो गया दूसरे पिंड का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, ये हमारा फार्मूला था। पहले पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2, दोनों द्रव्यमान का गुणनफल भागा दोनों के बीच की दूरी जो d होती है उसका हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। शुरू में क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, f क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, m1 m2 बटा d का स्क्वायर होता है। तो जब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम इसको हटाते हैं, इस वाले को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसको जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे इसकी जगह में क्या आता है, बराबर आ जाता है। ठीक है, और एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है बच्चों, अचर होता है। ठीक है, एक अचर आ जाता है, m1 m2 वही रहता है, d स्क्वायर होता है, बस एक नया टर्म यहाँ पे आ जाता है g। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की जांच प्रयोगशाला में की सकती है। तो ये इसका पहला आंसर हो गया। ठीक है, यही था ना बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो एफ है ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। 2 पिंड दिए हुए हैं, ये बड़ा वाला पिंड है, इसका द्रव्यमान क्या है, यहाँ पे m है, बड़ा वाला m है, और ये छोटा पिंड है, इसका द्रव्यमान क्या है, छोटा m है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, इनके बीच की दूरी d है। तो ये इसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला है बच्चों। ठीक है, जो जी की बात कर रहे थे ना, जो बड़े वाली जी की बात, वो क्या होता है बच्चों, अनुपातिक स्थिरांक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना m है। वहाँ पे एक छोटा सा पिंड ऊपर में रखा हुआ है, ये छोटा सा पिंड है, शायद हम भी हो सकते हैं, हम इंसान हैं। ये भी कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर में ही है ना बच्चों। तो पृथ्वी का द्रव्यमान m हो गया और हमारा द्रव्यमान कितना हो गया, स्मॉल m हो गया, छोटा m हो गया। ठीक है, और दूरी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे देखो, ये पृथ्वी की त्रिज्या होगी यार।
ठीक है, ये हमने क्या ले ली, पृथ्वी की त्रिज्या ले ली। तो पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, चाहे वो हम हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, सबका क्या होता है, सबके जो पृथ्वी और हमारे बीच में कौन सा बल लगता है, वो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारी पृथ्वी होगी, इसका द्रव्यमान है कितना दिया हुआ है, बड़ा वाला एम दिया हुआ है। यहाँ पे कोई इंसान है, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, छोटा एम दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी के ऊपर में खड़े हैं तो हमारी जो ये क्या होगी बच्चों, ये त्रिज्या होगी ना, पृथ्वी की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो पृथ्वी का केंद्र और हमारे बीच जो दूरी होगी वो क्या होगी बच्चों, पृथ्वी की त्रिज्या ही तो होगी। ठीक है, तो जो हमारे ऊपर आकर्षण बल लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों, द्रव्यमान लगेगा, द्रव्यमान का गुणनफल। तो किन किन द्रव्यमान का गुणनफल लगेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान गुना हमारा द्रव्यमान m, और बटा, अब हमारे और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, ये त्रिज्या है, और त्रिज्या का हम क्या लेते थे, स्क्वायर लेते थे, और यहाँ पे क्या आता था, जी आता था। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा बच्चों, ये बल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 98 न्यूटन। न्यूटन क्यों लिखते हैं बच्चों, बल का जो मात्रक होता है ना, बल का मात्रक को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, न्यूटन। और इसे किसे किससे दिखाते हैं, बड़े वाले एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी मिल जाए ना 98 न्यूटन मिल जाए, तो यानी कि ये क्या बोला गया है, ये बल है। ठीक है, अब कौन सा बल है, ठीक है, ये पता, ये देखिए कि भार, 98 न्यूटन के भार, भार क्या होता है बच्चों, भार का जब भी आपको बोल दिया ना, तो ये आपका क्या कौन सा हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। जो पृथ्वी हमें जो खींचती है वो बल हो गया भार। के पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, हमें यहाँ पे पूछा है 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं हम इसे, यहाँ पे बोला है 98 न्यूटन, जैसे हम हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पृथ्वी पे हैं तो ये हमारा जो भार है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, पृथ्वी खींच रही है ना हमें लगातार, तो हमारा जो भार है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, 98 न्यूटन दिया हुआ है आपको। आपको पूछा क्या है कि द्रव्यमान क्या होगा, ये पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। पिंड मतलब क्या हो गया, हम भी हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, कोई वस्तु हो सकती है। तो इसका द्रव्यमान हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि जो जी होता है, ठीक है, जिसे पृथ्वी हमारी हमें खींचती है, ठीक है, वो कितना होता है, 9.8 होता है, 9.8 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं भी आपको दशमलव नज़र आ रहा है, कहीं भी दशमलव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे कहीं भी दशमलव नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, अगर ये 98 दिया है, और अगर हम यहाँ पे दशमलव लगाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, 10 से भागा देना होगा और 10 से गुना भी करना होगा। अगर मैं इसको 10 से भागा दे रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा ना 10। ठीक है, तो हमारा भार क्या हो गया, जो हमारा भार जो ये 98 न्यूटन दिया था, ठीक है, तो ये क्या निकल गया, ये जो 10 है ना, ये द्रव्यमान हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, द्रव्यमान हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और से देख लो। ठीक है, 98 न्यूटन दिया हुआ है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, पहले ये देखो, न्यूटन होता है बल का मात्रक। अब बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, यही होता है बच्चों, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। अब त्वरण क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें, ये हम खड़े हैं तो पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, तो कैसे खींचती है बच्चों, जी से खींचती है। जी क्या होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है बच्चों। ठीक है, तो ये बल है, न्यूटन दे दिया तो भैया बल हो गया, तो बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब ये तो 98 न्यूटन तो दे दिया है आपको, ठीक है, तो भाई 98 न्यूटन है, तो इसका हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 98 लिख दिया, 98 न्यूटन। बल का बल को कैसे डिनोट करते हैं, एफ से करते हैं,
तो ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये जो जी होता है ना, ये कितना होता है, 9.8 होता है, 9.8 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दशमलव तो नहीं है। अगर दशमलव हमें लाना पड़ेगा पहले, तो दशमलव लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से भागा देंगे और 10 से गुना करेंगे। जैसे 10 से भागा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9.8 बन गया। ठीक है, और ये 10 बच गया साथ में। ठीक है, इतना तक आपको पता है। अब क्या है, 9.8 गुना 10 होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम गुना जी होता है। ठीक है, 9.8 क्या हो गया, ये हो गया जी हो गया। ठीक है, तो ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये क्या बचा बच्चों, ये हो गया एम हो गया। तो द्रव्यमान हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय बल क्या होता है। अगर मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, अगर हमें कोई ऊपर फेंक दिया जाए तो हम कहाँ ऊपर ही तो नहीं चल जाएंगे ना, हाँ, थोड़ी देर के बाद हम नीचे आ जाएंगे और हमें चोट भी काफ़ी लगेगी। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जो गुरुत्वीय बल होता है, ठीक है, तो गुरुत्वीय बल किधर लगता है, गुरुत्वीय बल हमेशा नीचे की ओर लगता है। यानी कि अगर हमारी गति ऊपर की ओर हो रही है, ठीक है, तो जो गुरुत्वीय बल है वो हमेशा क्या लगता है, इसके विपरीत लगता है। ठीक है, कि दिशा की गति क्या होती, विपरीत होती। इसका आंसर होगा ए होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, जैसे एक बच्चा है, ये बॉल को क्या करता है, ऊपर फेंका, लेकिन थोड़ी देर बाद बॉल कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। क्यों आता है बच्चों नीचे बॉल, ये बॉल ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता। क्योंकि बच्चों जब ये बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो जो गुरुत्वीय बल होता है, उसका जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो कहाँ काम करता है, नीचे की ओर काम करता है। वस्तु की गति कहाँ लग रही है, गति की दिशा, वस्तु की गति की दिशा कहाँ पे है, ऊपर की ओर है। और जो गुरुत्वीय त्वरण है, उसकी दिशा किधर है, इस गति के विपरीत है। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो क्या हो गया, विपरीत हो गई ना। ठीक है, वस्तु की गति की दिशा के विपरीत काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा पहला वाला। ठीक है, कि दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी। किसकी होगी, गुरुत्वीय बल की। गुरुत्वीय बल की दिशा क्या होगी, उसके विपरीत होगी। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या दिया हुआ है, 1 पास्कल बराबर होता है। पास्कल क्या होता, क्या है पास्कल, पहले ये पढ़ लेते हैं। ये देखो, एक मिनट बच्चों रुको, यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है आपको पास्कल के लिए। तो ये होता है दाब। दाब, दाब का मतलब क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रेशर। एग्जाम वाला प्रेशर नहीं है, ये दाब है। ठीक है, प्रेशर है। ये क्या होता है, एफ, एफ क्या होता है, बल होता है। ए क्या होता है, एरिया, एरिया। ठीक है, एरिया का मतलब अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी क्षेत्रफल हो गया ना। तो अब बच्चों इसको क्या करते हैं, देखो जो प्रेशर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, हमें निकालना है, इसका क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। तो मात्रक इसका कैसे निकलेगा, तो ये जो बल होता है, बल को अभी किससे हम दिखाते हैं, न्यूटन से दिखाते हैं, एन। और क्षेत्रफल को किससे दिखाते हैं, मीटर स्क्वायर से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एफ की जगह में हम क्या रखते हैं, एन रखते हैं, बटा, यहाँ पे ये जो बटा है, इस बटा को रखेंगे। और ए की जगह क्या रखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। ये वाला जो टर्म है ना बच्चों, जब ऊपर जाएगा तो ये वाला टर्म जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखो, एम की पावर क्या है, मीटर की जो घात है वो 2 है, ऊपर जाएगा तो उसकी घात में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो दाब का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर की घात -2 होगा। ठीक है, तो देखो कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये देखो बच्चों, ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो पास्कल, पास्कल किसका मात्रक हो गया बच्चों, यहाँ बताओ, पास्कल दाब का मात्रक हो गया। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखो बच्चों इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है न्यूटन, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब ये वाला जो स्क्वायर है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस से ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, -2, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों, इसका आंसर क्या होगा कि चाल समान होती है, का त्वरण समान होता है, का वेग समान होता है, पर बल बराबर होगा। इसका उत्तर होगा बी। निर्वात, निर्वात मतलब बच्चों क्या हो गया, अंतरिक्ष हो गया। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, वहाँ पे जी का मान क्या होता है, जीरो होता है, कोई ग्रेविटेशन नहीं होता। अगर आपको ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो आप ऊपर ही उड़ते चल जाएंगे, अगर आपको नीचे की ओर फेंकेगा तो आप नीचे ही जाते चल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का जो त्वरण होता है क्या होता है बच्चों, समान होता है सबका। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ये भाई साहब को अगर ऊपर फेंक दिया गया तो ये ऊपर ही जाते चल जाएंगे, स्वतंत्रता पूर्वक ये अपना गति करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे पिंड दिए हुए हैं, ये सभी पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहे हैं। सबका जो जी होता है, जो मतलब इसका त्वरण होता है, इसका जो त्वरण होता है सभी वस्तुओं का, वो क्या होता है, बराबर होता है, एक जैसा होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो जी का पूछा जाता है ना, जो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, वो क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के, ठीक है, दो कण, दो कण कुछ भी हो सकता है, ये बड़ा वाला हो सकता है, ये छोटा पिंड हो सकता है, बड़ा पिंड का द्रव्यमान m, छोटे पिंड का द्रव्यमान छोटा m। अब इनके बीच की दूरी हम लेते थे, ठीक है, इनके बीच की दूरी हम लेते थे ना, ये वाली कितनी लेते थे, d लेते थे। ठीक है, तो d क्या होता है इनके, तो जो हम लेते थे F बराबर क्या होता था, g, दोनों द्रव्यमान का गुणनफल बटा उसकी दूरी के स्क्वायर, यही होता था। तो ये क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्या होगा, देखो यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है इसका, ये वर्ग है ना, दूरी का क्या दिया है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती को ये बटा के नीचे है ना, ठीक है, ये क्या है, बराबर बटा के नीचे दिया हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। ठीक है, देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसका द्रव्यमान m1 दिया हुआ है। ये मून हो गया, मून मतलब चंद्रमा, इसका द्रव्यमान m2 दिया हुआ है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d है। ठीक है, d यहाँ पे r लिया हुआ है, चलो हम r ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम r मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी r दी हुई है। ठीक है, f, तो यहाँ पे हो, ये f1 f2 क्या है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, जो चंद्रमा है ना इसको f1 से खींच रहा है, इधर खींच रहा है, और ये जो पृथ्वी है ना ये f2 से, ये वाले बल से इसको अपनी ओर खींच रही है। लेकिन ये दोनों क्या है ना, बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, जैसे तराजू होता है ना, तराजू दोनों को बैलेंस बना के रखता है, वैसे ये बैलेंस बना के रखते हैं और एक दूसरे से हमेशा दूरी रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो फार्मूला होता है, यही फार्मूला है, F बराबर जी, दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल बटा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर एक बार फिर से देख लो, सी होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सार्वत्रिक स्थिरांक जी। ठीक है, इसका इसका सही उत्तर क्या होगा, का मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है। इसका मान क्या होता है, हमेशा नियत रहता है, किन्हीं दो वस्तुओं के, दो ही वस्तुओं के बीच में होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कोई भी दो वस्तु, ये पहली वस्तु होगी, ये दूसरी वस्तु होगी। ठीक है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, इनके बीच की दूरी d होगी। ठीक है, f बराबर क्या होता है, g, m1 m2 दोनों का गुणनफल बटा d का स्क्वायर। तो ये हमेशा किन के बीच निकलता है, ये जो बल है का मान किन्हीं दो वस्तु, दो ही वस्तु है, ये पहली वस्तु ये दूसरी वस्तु के लिए क्या रहता है, हमेशा नियत। ये जो जी का मान रहता है वह हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। नियत का मतलब क्या होता है, फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है ना, ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों, नियत रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, नियत, कभी भी चेंज नहीं होगा, नॉट चेंजेबल, मतलब कि ये बदलेगा नहीं।
अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ लो। यहाँ पे क्या दी, गुरुत्वीय त्वरण जी, ये छोटा जी दिया हुआ है, गुरुत्वीय स्थिरांक ये बड़ा जी दिया हुआ है। दोनों में अंतर क्या है ये देख लो। इसका मान जो छोटे जी है ना, छोटा जी है, इसका मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यही होता है। तो छोटे जी का मान क्या होगा, 9.8 होगा, ठीक है। अब बड़े जी का मान देख लो, यहाँ पे क्या है, 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इसका मान, ये बड़े जी का मान है, ठीक है। बड़े जी हैं तो भैया इसका मान भी बड़ा ही होगा, है ना। अब ये वाला देखो छोटा जी, इसके बारे में क्या बोला है, इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जो छोटे जी है इसका जो मान होता है वो भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। मगर ये जो बड़ा वाला जी है इसका मान सदैव क्या होता है, सदैव स्थिर होता है, एक जैसा होता है, ये बदलता नहीं है कभी भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छोटे जी का क्या दिया हुआ है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है तो त्वरण का मात्रक तो यही होगा। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे आखिरी वाला देखो, यह एक सदिश राशि है। छोटा जी क्या है, एक सदिश राशि है, और बड़ा जी एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो बच्चों ये सदिश राशि और अदिश राशि का मतलब क्या हुआ, छोटा जी एक सदिश है और बड़ा जी एक अदिश राशि है। यानी कि जो त्वरण है ये किस तरह का है, इसकी दिशा भी होगी, इसकी द्रव्यमान भी होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन जो अदिश राशि है इसकी दिशा नहीं होगी। इसकी क्या दिशा होगी, इसकी दिशा नहीं होगी, इसका सिर्फ क्या होगा, द्रव्यमान ही होगा। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब क्या होता है। संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब क्या होता है बच्चों, तो दाब बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो रहा है, क्षेत्रफल हो रहा है कम। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये होता है देखो दाब, ये होता है बल, और ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो क्षेत्रफल होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर ये बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखें ये डायग्राम को, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहीं पे आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है जरा देखो, ये जो छोटा वाला है ना, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे बड़ा है कि छोटा है। अगर हम इसके क्षेत्रफल यहाँ पे ए देखते हैं और इसका क्षेत्रफल ए देखते हैं, तो देखो दोनों में से किसका क्षेत्रफल बड़ा है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल यहाँ पर कम है। तो बच्चों जब हम ऊपर से समान बल लगाएंगे, दोनों में हम क्या लगा रहे हैं, समान बल लगा रहे हैं, तो देखो ये वाला ज़्यादा अंदर तक जाएगा, लेकिन क्या ये वाला अंदर घुस पाएगा, ये नहीं घुस पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है ना, यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ये दाब है वो क्या होगा बच्चों, कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे दाब क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगेगा मतलब ये कील है वो डायरेक्ट टेबल के अंदर चली जाएगी, ठीक है बच्चों। इसीलिए जो एरिया है अगर ये घटेगा तो ये जो दाब है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इसके उल्टा, अगर एरिया जो क्षेत्रफल है ये बढ़ेगा तो जो दाब है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है बच्चों। एक बार और से बड़े गौर से देखो इसको कैसे बनाना है। ये जो टेबल है, अब टेबल में ये क्या है बच्चों, एक तरह से किल है, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया इसका ज़्यादा है ना, इसका एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, इसका एरिया देखो यहाँ पे कितना छोटा है,
ठीक है। तो किल क्या होती है, जितनी नुकीली होगी उतनी अंदर तक जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों में बल कितना लगा रहे हैं, सेम बल लगा रहे हैं, अलग अलग बल तो नहीं लगा रहे। अगर हम इस पे यहाँ पे 10 न्यूटन लगा रहे हैं और यहाँ भी हम क्या लगा रहे हैं, 10 न्यूटन लगा रहे हैं, देखो दोनों में बल तो सेम लगा ना, दोनों में बल की मात्रा क्या लगी, सेम लगी। लेकिन बच्चों क्या ये वाला अंदर जा पाएगा, ठीक है, ये टेबल के अंदर तो नहीं घुस पाएगा। क्यों नहीं घुस पाएगा, देख रहे हो यहाँ पे इसका एरिया क्या है, अगर इसका एरिया यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, इसका एरिया क्या हो गया, यहाँ पे एरिया बढ़ गया है, तो दाब क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। दाब कम होगा तो ये टेबल के अंदर में नहीं घुस पाएगा। लेकिन इसका यहाँ पे एरिया देखो, क्षेत्रफल देखो, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। ठीक है, इसका एरिया यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ये कील कम से कम यहाँ तक तो घुस ही जाएगा अंदर में। ठीक है, तो ये होता है इसका सही उत्तर। ठीक है, अगर एरिया घटेगा तो ये जो दाब है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, एक बार और देख लो। ए, संपर्क क्षेत्रफल कम होने पर दाब क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगला उत्तर देखते हैं बच्चों, देखो क्या दिया अगला क्वेश्चन। जल का एसआई मात्रक में घनत्व क्या होता है, जल का एसआई मात्रक में घनत्व क्या होता है, तो इसका आंसर होगा सी, 1000 किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, 1000 केजी बटा मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो केजी, केजी को किस पे लिखते हैं, केजी होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है, और मीटर क्यूब किसका होता है, ये होता है वॉल्यूम का होता है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है कि जल का एसआई मात्रक में घनत्व क्या होता है, 1000 केजी बटा मीटर क्यूब। अब अगला क्वेश्चन है, अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है। ठीक है बच्चों, अपेक्षित घनत्व का मात्रक पूछा गया है आपसे, क्या होगा बच्चों इसका, अपेक्षित घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। आपका उत्तर होगा सी, अपेक्षित घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्प्लावन बल क्या होता है, यहाँ पे पूछा है उत्प्लावन बल क्या होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, ए, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। मतलब कि जो भी वस्तु है वो जितना द्रव्य को निकाल देगी, जितना भी द्रव्य को निकाल देगी, उस द्रव को अगर हम कोई बीकर में रख लेते हैं, ठीक है, और उसका भार को हम क्या करेंगे, उसके भार को हम नाप लेंगे या कैलकुलेट कर लेंगे, उसके भार को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कितना है। ठीक है, तो उसी के बराबर होता है, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर, यही होता है उत्प्लावन बल। ठीक है, यहाँ पे देखो उसको उत्तर लिखा हुआ है, किसी तरल द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, उत्प्लावन बल नावों, जलयानों, गुब्बारों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो वस्तु है, ये वस्तु जल में क्या है बच्चों, डूबी हुई है। ठीक है, अब कितनी डूबी हुई है जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये देखो बच्चों, इतना डूबी हुई है, यहाँ तक ये वस्तु डूबी हुई है जल में। ठीक है, तो इतना जल को क्या करते हैं, मान लो अगर हम बीकर में निकाल देते हैं, इतने जल को हमने निकाल दिया। ठीक है, तो इतने जल, अगर जल बीकर में, तो इसका कोई ना कोई भार भी तो होगा। ठीक है, इसके भार को हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कि कैलकुलेट कर लेते हैं यानी मेजर कर लेते हैं, इसको नाप लेते हैं। ठीक है, तो जो उत्प्लावन बल होगा, जो हमारा क्या होगा, उत्प्लावन बल होगा, वह किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये जो जल के भार है ना, ये जल के भार के बराबर होगा, और ये कहाँ पे लगेगा, ये वस्तु के हमेशा ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, जो उत्प्लावन बल होता है यह वस्तु पर कहाँ लगता है, ऊपर की ओर लगता है। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये कोई वस्तु है या नाव है, कुछ भी है, ये पानी में डूबी हुई है। जब भी पानी में कोई नाव जाएगी तो थोड़ा तो डूबेगी ना। ठीक है, तो जो इसका उत्प्लावन बल होगा
ये कहाँ लगेगा, ये वस्तु में ऊपर की ओर लगेगा। और वस्तु का जो भार होता है वो कहाँ लगता है, वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखो गुरुत्वीय बल है ना, वो हमेशा कहाँ पे लग रहा है बच्चों, नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगने का मतलब क्या है, जो वस्तु का भार है, ये जहाज का जो भार है वो नीचे की ओर लग रहा है। और उत्प्लावन बल यानी कि जितना यहाँ से पानी हटाया है उसका जो भार होगा, ठीक है, उसका जो भार होगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। यही होता है उत्प्लावन बल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक बार और देख लो, किसी तरल, द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल को हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। ये देखो जैसे ये जहाज है, ठीक है, तो इस जहाज में देखो, ये जहाज का जो वेट है, वेट का मतलब क्या हो गया, जहाज का भार वो हमेशा लगेगा नीचे की ओर लगेगा। और ये जहाज का भार क्या होता है, जहाज का द्रव्यमान गुना जी। ठीक है, जी क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ठीक है, तो यही होता है एम जी, वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। और उत्प्लावन बल है, ठीक है, जल द्वारा विस्थापित बल दिया हुआ है ना बच्चों, यहाँ पे जितना जल ये निकालेगा यहाँ से उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसी के बराबर जो बल है वो ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, और उसको क्या हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, रुई और पत्थर को मुक्त पतन के लिए छोड़ने पर रुई की अपेक्षा पत्थर तेजी से गिरकर जमीन पर पहले पहुंचता है, इसका क्या कारण है। देखो रुई है और पत्थर है, दो ठो हो गया, रुई बहुत हल्की होती है, पत्थर थोड़ा भारी होता है। को मुक्त पतन के लिए छोड़ने पर, अगर हम दोनों को ऊपर से छोड़ देते हैं, ये बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग से हम पहले क्या निकालते हैं, रुई को फेंकते हैं, उसके बाद हम क्या फेंकते हैं, पत्थर को फेंकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पत्थर जमीन पर क्या होगा बच्चों, पहले पहुँच जाएगा, जबकि रुई बाद में पहुँचेगी। ठीक है, छोड़ने पर रुई की अपेक्षा पत्थर तेजी से गिरकर जमीन पर पहले पहुँचता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है बच्चों गुरुत्वीय बल। अब गुरुत्वीय बल का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है एम जी होता है। ठीक है, अब जी तो दोनों के लिए सेम है 9.8, ये रुई के लिए भी सेम है और इस पत्थर के लिए भी सेम है, दोनों के लिए बराबर है। लेकिन ये जो मास हो गया, देखो ये जी के साथ मास भी तो गुना में है, द्रव्यमान भी तो गुना में है। ठीक है, ये द्रव्यमान, अब रुई का द्रव्यमान और ये जो पत्थर का द्रव्यमान, दोनों में से अगर इसका m1 लेते हैं, इसका m2 लेते हैं, तो यहाँ पे जो पत्थर का द्रव्यमान है वो ज़्यादा है। ठीक है, पत्थर का द्रव्यमान तो बच्चों ज़्यादा ही होगा। ठीक है, इसी के कारण से क्या होगा, इसका जो एफ है और इसका F1 ले लेते हैं, इसका F2 ले लेते हैं, तो इसका जो बल होगा, गुरुत्वीय बल होगा, वो ज़्यादा होगा पत्थर का, इसीलिए ये ज़मीन पर पहले आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इनकी मात्राओं के क्या होता है, इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, गुणनफल के समानुपाती। तो इसको ध्यान से देखो एक बार और, दो वस्तुओं के बीच का, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, ये एक बड़ी वस्तु होगी, एक छोटी वस्तु होगी, बड़ी वस्तु को मैं बड़ा एम ले लेता हूँ, छोटी वस्तु को छोटा एम ले लेता हूँ, इनके बीच की दूरी होगी डी होगी। ठीक है बच्चों, अब क्या बोले, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इनकी मात्राओं के, मात्रा कौन सी होगी, इनके द्रव्यमान का गुणनफल m गुना m, ठीक है, गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस ये जो सूरज है इसका द्रव्यमान हम बड़ा m ले लेते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान हम छोटा m ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इनके बीच की कोई ना कोई दूरी भी होगी, हम डी ले लेते हैं इनके बीच की दूरी। अब आपको क्या बोल रहा है, ठीक है, इनकी मात्राओं के गुणनफल, तो इसका क्या हो गया, द्रव्यमान m, और इसका द्रव्यमान कितना हो गया, छोटा m, दोनों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, अब देखो, दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी करने पर इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, इनका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगना कर देने पर,
इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल चौथाई हो जाएगा। चौथाई भाग कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ। ये देखो बच्चों, यहाँ पे दो पिंड दिए हुए हैं आपको। पहला पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2। दोनों के बीच की दूरी कितनी डी है, डी। और ये वाला फॉर्मूला है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या बोला यहाँ पे, डी को हम क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। ठीक है, पहले की अपेक्षा क्या हो गया, दो गुना हो गया है। तब क्या होगा बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे 2d हो गया। तो यहाँ पे हम F बराबर जी, द्रव्यमान, पहले का द्रव्यमान m1, दूसरे का द्रव्यमान m2। अब देखो d की जगह में मैं क्या रखूँगा, 2d रखता हूँ। 2d, और इसका क्या होता है, वर्ग होता है। आपने इसका वर्ग कर देना है। ठीक है, तो g m1 m2। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये देखो 2d है ना, ये 2d का स्क्वायर है। दोनों पे क्या है, 2 है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। और d का स्क्वायर क्या होगा, d स्क्वायर होगा। तो 4d स्क्वायर। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, ये पूरा कितना था बच्चों, शुरू में कितना दिया हुआ था ये पूरा, इसको ध्यान से देखोगे आंसर तुम्हारा यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, तो जी m1 m2/d², ये कितना था, f था ना। ठीक है, ये 4 को छोड़ दो नीचे में, अभी ये कितना था, f था। तो ये कितना हो गया, f/4, यही हो गया। ठीक है, तो f/4 हो जाने से ये क्या हो जाएगा, फोर्स का जो पहले वाला था, पहले वाला f था, अब इसका कितना हो गया, f/4 हो गया, यानी चौथाई आ गया ना यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं फिर से बताता हूँ। देखो ये d की जगह था ना, ये जो d था, इसकी जगह मैंने क्या बैठा दिया, यहाँ पे 2d बैठा दिया। एक बार और से देख लो, अच्छी तरह से समझ जाओगे। ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये d की जगह में क्या बैठाना है, 2d बैठाना है। अब इनके बीच की दूरी को दुगनी कर देते हैं। यही बोला गया है, दो पिंड के बीच की दूरी दुगनी होगी। अगर मान लो पहला पिंड इतनी दूरी में था, ये d था, अब इसकी दूरी क्या होगी, बढ़ गई ना यहाँ से, तो ये कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी। पहले 10 थी, अब 20 हो गई है, तो यानी कि दूरी और बढ़ गई है इनकी। तो f बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, g तो आएगा ही, ये सारा सेम आएगा। ठीक है, जी m1 m2, खाली d में चेंज आएगा। d की जगह रखेंगे 2d, ये रख दिया बच्चों आपने। अब क्या होगा बच्चों, देखो ऊपर वाले को सेम लिख लेते, जी m1 m2। अब ये जो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और ये d का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखते हैं, हम लिखते हैं इसको, फिर से अरेंज करके लिखते हैं। 1/4, ये जो 4 है इसको मैं बाहर में लिख लेता हूँ, और बाकी को मैं अंदर लिख लेता हूँ, जी m1 m2/d का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, ये वाला क्या दिया हुआ है, यही वाला है। इसका मान किसके बराबर है, f के बराबर है। तो इन पूरी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी पूरी की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, f लिख सकता हूँ, और ये 4 नीचे में है ना। तो ये पहले वाले का क्या हो गया, चौथाई हो गया। ये तो पहले f था ना, और ये क्या है, f/4, यानी कि कोई भी चीज़ को 4 भागों में बांट दिया, तो ये क्या हो गया, चौथाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है यहाँ पे, चौथाई। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर हम दुगुना करते हैं, तो इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो चौथाई हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति क्या है। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया है, तो वो क्या है बच्चों, पृथ्वी के जो चारों ओर है चांद की गति, वो आपको पता लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको पता लगा के बताओ। अगला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, m मात्रा की वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जरा देखो, वृत्ताकार पथ में चल रहा है, कौन चल रहा है बच्चों, यहाँ पे ये चल रहा है, ये पिंड है, ये पिंड इस वृत्ताकार पथ में गोल घूम रहा है, ऐसे करके गोल घूमते जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके गोल घूमते जा रहा है, और इसका जो बल है ना, वो कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है हमेशा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में,
एम मात्रा की वस्तु, यानी ये वस्तु है एम मात्रा की वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चल रही है। यानी कि अगर आपने इसको रस्सी से बांध दिया है और इसको ऐसे गोल करके घुमाया है तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या होगी। अगर हाथ में पकड़ के गोल घुमाएंगे तो ये त्रिज्या होगी इसकी। और ये कैसे घूम रहा है, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। और इसका जो बल है वो कहाँ लगेगा, वो केंद्र की ओर लगेगा। जब आप कोई भी रस्सी से धागे से बांध के कोई भी पत्थर को गोल घुमाते हैं तो आपको जो बल है वो उसकी दिशा कहाँ पे प्रतीत होती है, आपके हाथों की ओर, ठीक है, इधर प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों। और अगर मान लो रस्सी टूट गई तो ये कैसे जाएगा, ये सीधा चल जाएगा ना पत्थर। ठीक है। तो अगर आप कोई पत्थर इस तरीके से घुमा रहे हैं गोल, उसकी त्रिज्या ये होगी, जो आपकी जो रस्सी की लंबाई है ना वही उसकी त्रिज्या हो जाएगी। और अगर रस्सी टूट जाती है तो ये पत्थर सीधा ऐसे जाएगा। ठीक है। वी किस चाल से जाएगा, वी चाल से सीधा चल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसका उत्तर क्या होगा, v²/r। ये इसका उत्तर हो जाएगा। एम मात्रा की वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे v वेग से चल रहा है तो इसका त्वरण निकालना है। तो इसका त्वरण क्या होगा, v²/r। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल नियत रहती है। वस्तु की चाल क्या रहती है बच्चों, नियत रहती है। किस तरह से, एक समान वृत्तीय गति में, किंतु वेग क्या होता है, परिवर्तित रहता है। चाल इसकी रहती है स्थिर, ठीक है, मगर इसका वेग क्या रहता है, परिवर्तित हो रहता है, वेग बदलते रहता है। ठीक है। वेग में परिवर्तन होने के कारण उस पर क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण तो तभी ना उत्पन्न होगा जब वेग में कोई ना कोई परिवर्तन होगा। ठीक है। तो त्वरण होता क्या है यहाँ पे, त्वरण आपने पढ़ा है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, यही होता है। इसकी चाल तो स्थिर रहती है मगर वेग में परिवर्तन होने के कारण उस पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण की दिशा सदैव वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर रहती है। इसका जो त्वरण होता है बच्चों वो हमेशा कहाँ लगता है, इधर लगता है। ठीक है। ये जो बल लगता है, बल होता है क्या है एक्चुअली, बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, त्वरण ही होता है। तो बल कहाँ पे लग रहा है, बल इसका केंद्र की ओर लग रहा है। बल अगर केंद्र की ओर लग रहा है तो त्वरण भी कहाँ पे लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा। ठीक है। अगर बल इधर लग रहा है तो त्वरण भी इधर ही लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा। लेकिन ये जो v है, v कैसे लग रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो v है, जो चाल है वो कैसी जा रही है, ऐसे जा रही है सीधा। क्योंकि अगर मान लो ये रस्सी टूट जाती है तो ये सीधा इधर चल जाएगा। ठीक है। और त्वरण लग रहा है केंद्र की ओर लग रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का भार क्या होता है बच्चों, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तो उसका जो भार है, उसका भार कहाँ पे लगेगा, हमेशा नीचे की ओर लगेगा। ठीक है। उसका भार नीचे की ओर लगेगा। m हो गया द्रव्यमान और g क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। तो पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होगा। जैसे ये है, ठीक है, ये कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तो इसका जो बल है, इसका जो भार है वो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। भार क्या होता है, द्रव्यमान गुना जी, गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका द्रव्यमान कितना हो गया, m हो गया, तो ये हो गया m और ये g, mg। और ये कहाँ लगेगा बच्चों, ये नीचे की ओर लगेगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर लेके जाया जाता है तब उसका भार क्या होता है, तब उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर लेकर जाया जाता है तब उसका भार क्या होता है, उसका भार बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, ये हो गई विषुवत रेखा,
ठीक है, यहीं पे होती है। यहाँ से कहाँ पे लेके गया, ध्रुव की ओर, चाहे तो उत्तरी ध्रुव की ओर ले जाओ, चाहे तो दक्षिणी ध्रुव की लेके जाओ। अगर यहाँ से ये इधर जा रहा है, दस अगर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहा है, या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया। तो यहाँ पे वस्तु का भार क्या होगा, वस्तु का भार यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है। किसी भी पदार्थ का जो अपेक्षित जो घनत्व होता है, घनत्व का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। घनत्व और घनत्व का क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास बटा वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास बटा वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, घनत्व का यही फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुना आयतन, यानी कि द्रव्यमान को हम लिखते हैं m बटा आयतन को लिखते हैं v। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन आपसे क्या पूछा है, अपेक्षित घनत्व। क्या पूछा है, अपेक्षित घनत्व पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा ए, पदार्थ का घनत्व बटा परमाणिक पदार्थ का घनत्व। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको याद कर लेना कि अपेक्षित घनत्व क्या होता है। ठीक है, अपेक्षित घनत्व किसके बराबर होता है, पदार्थ का घनत्व बटा परमाणिक पदार्थ का घनत्व। अगला क्वेश्चन देखो, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है बच्चों, गिरने के समय के वर्ग का। गिरने के समय के वर्ग का। तो यहाँ पे क्या बोला है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी, ये बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग से कोई बॉल नीचे गिरेगा। ठीक है, तो विरामावस्था से जा रहा है। यहाँ पे विरामावस्था का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो इसकी वी थी, ठीक है, हम इसको क्या लेते हैं, यहाँ पे जो इसकी चाल थी वो क्या थी, शुरू वाली चाल 0 थी, इसको हम यू से दिखाते हैं, तो यहाँ पे हमें वी निकालना होता है। ठीक है, तो विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है, गिरने के समय के वर्ग का। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया जाता है, तो 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को हम, ये कोई बिल्डिंग होगी। ठीक है, बिल्डिंग की मीनार की चोटी, चोटी ये होगी मीनार की, ये मीनार की चोटी होगी। यहाँ से एक पत्थर को गिराया जाता है, ये एक पत्थर को ऐसे नीचे गिरा दिया जाता है। ठीक है, ये ज़मीन होगी, यहाँ पे आके गिरेगा पत्थर। 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल कितनी होगी, ये 40 मीटर है, बिल्डिंग की यहाँ से दूरी कितनी है, 40 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी, चाल मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि उसकी चाल क्या होगी, जब ज़मीन पर टकराएगा तो उसकी चाल क्या होगी, ये पूछा। ठीक है बच्चों, तो इसको किस फार्मूले से हम निकालेंगे, देखो ये जो बिल्डिंग की दूरी होगी ना, ये बिल्डिंग की दूरी दी हुई है, तो बिल्डिंग की दूरी को क्या लेंगे हम, एस बटा, इसको इस फार्मूले से बनाएंगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब जी क्यों लेंगे, क्योंकि वस्तु देखो ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, इसीलिए हम जी लेंगे। हमारा फार्मूला क्या होता था, हमारा फार्मूला होता था एस इजिकल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता था। तो ए की जगह में जी कैसे आ गया, ये ए की जगह में मैंने जी कैसे लिख दिया, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है जब, तो ये भी त्वरण होता है, ये भी क्या होता है, त्वरण होता है, और जी भी क्या होता है, ये भी त्वरण होता है। पर जी का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो हम क्या लिखते हैं, ए की जगह में जी लिखते हैं। तो अब हमारा फार्मूला क्या होगा, एस बराबर यू टी हाफ जी टी का स्क्वायर होगा, जी टी स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जब वस्तु कोई भी मुक्त अवस्था में या ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। तो यहाँ पे देखें एस इजिकल टू यू टी हाफ जी टी स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया जाता है 40 मीटर नीचे गिरने पर, 40 मीटर क्या होगी, ये दूरी होगी, यहाँ पे हम एस की जगह में 40 रख देंगे। जब वस्तु शुरू में ऊपर में थी, यहाँ पे थी, तो यू कितना था, यहाँ पे 0 था,
शुरुआत वाली यानी प्रारंभिक चाल कितनी थी, जीरो थी। यहाँ पे जीरो बैठ गया, जीरो गुना टी हाफ। अब ये जो जी है, जी को क्या रखोगे यहाँ पे, जी का मान कितना होता है, 9.08 होता है, 9.8। और यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया है। ठीक है बच्चों। अब ये जीरो गुना टी कितना हो जाएगा, ये तो जीरो बन जाएगा, ये 40 आ गया, ये पूरा जीरो बन गया। ठीक है। अब इसको अगर हम काट देते हैं यहाँ से, तो ये कितना कट गया, दो, दो चौके 8 और दो नौ 18, 4.9 हो गया। और यहाँ पे क्या बच गया, टी स्क्वायर बन गया। ठीक है। इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं हम लोग।